स्वागत दोस्तों, आगे चलने से आगे सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे, जहां पर राज्यसभा के चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश कुमार को राज्यसभा या फिर विधान परिषद में से कोई एक सीट रखनी पड़ेगी और दूसरा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नीतीश ने इस्तीफा देने से कर दिया है इनकार। दोस्तों बताएंगे, एक लोकल मीडिया में किया जा रहा है बड़ा दावा कि क्या नीतीश कुमार 6 महीने तक नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। दोस्तों बीजेपी के नेता दिल्ली आकर वापस लौट गए और बताएंगे किस तरीके का चल रहा है पूरा मामला। दोस्तों जी के साथ में शंकराचार्य ने ब्राह्मण समाज के लोगों से की है सीधी अपील। बताएंगे क्या बोले हैं शंकराचार्य और बीजेपी को हराने के लिए किस प्लान पर काम करने के लिए समाज को बोल रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी कुर्सी छोड़कर दिल्ली नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं और वो जल्दी कुर्सी छोड़ते नहीं है। अमित शाह को इस बार बिहार में नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से फंसा दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर 16 तारीख को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। दोस्तों नीतीश कुमार को राज्यसभा का जीता हुआ उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो विधान परिषद के सदस्य रहेंगे या फिर राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, यानी या राज्य की राजनीति करेंगे या केंद्र की राजनीति करेंगे। और केवल 15 दिन का टाइम दिया जाता है, दोनों में से किसी एक सीट को नीतीश कुमार अपने पास रख सकते हैं। अगर नीतीश कुमार ने 15 दिन में कोई फैसला नहीं लिया तो दोनों में से राज्यसभा की सीट बचेगी और विधान परिषद की सीट चली जाएगी। दोस्तों ऐसे में आज आखिरी दिन है जब नीतीश कुमार को तय करना है कि वो विधान परिषद का मेंबर रहना चाहते हैं या फिर राज्यसभा का मेंबर रहना चाहते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार ने अभी तक नहीं बताया कि आखिर वो राज्यसभा के चुनाव को स्वीकार करके राज्यसभा जाएंगे या फिर राज्य की राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देना अभी जरूरी नहीं है। उनको 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक पोस्ट यानी या तो एमएलसी या तो एमएलए बनना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार अगर आज ये तय नहीं करते कि कौन सी सीट वो अपने पास रखेंगे तो एमएलसी की सीट खाली हो जाएगी। इसका मतलब नीतीश कुमार सितंबर तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं दोस्तों। और अब न्यूज फॉर नेशन जो बिहार का लोकल चैनल है उसने बड़ा दावा किया है, बिहार के लोकल चैनल ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव जीत चुके नीतीश कुमार सितंबर 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बने रहेंगे। और ऐसे में नीतीश कुमार के राज्य के मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देने को लेकर 6 महीने और मामले को टाला जा सकता है, यानी राज्यसभा का सांसद भी रहेंगे और 6 महीने तक अभी और भी मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बने रहेंगे। दोस्तों नीतीश कुमार के लिए ये सुगम स्थिति संविधान के अनुच्छेद 164 के इस्तेमाल करके बन रही है। ऐसे में बिहार में मुख्यमंत्री की पोस्ट पर टकटकी लगाए नेताओं को और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसी रिपोर्टें चल रही है। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पोस्ट से इतनी जल्दी इस्तीफा देने वाले नहीं है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव का इंतजार करेंगे। दोस्तों अगर यूपी के चुनाव में विपक्ष ने अपना दबदबा दिखा दिया तो फिर नीतीश कुमार को समझ में आ जाएगा कि हवा किस ओर बह रही है। ऐसे में नीतीश कुमार अगले 6 महीने तक इस्तीफा नहीं देंगे, इस तरीके की चर्चाएं हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, नीतीश कुमार को अगर इस्तीफा देना होता तो वो पहले ही दे गए होते, लेकिन अब क्योंकि आज आखिरी दिन है आज उनको तय करना पड़ेगा और अगर उन्होंने तय नहीं किया तो एमएलसी का पोस्ट जाएगा, फिर भी वो राज्यसभा का मेंबर और मुख्यमंत्री रहेंगे। और ऐसे में आप जो लोकल रिपोर्टें आ रही है दोस्तों, न्यूज चैनल में रिपोर्ट चल रही है, उससे पता चल रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा गेम करने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें पूर्वांचल का द्वार कहे जाने वाले बस्ती जनपद में एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा देखने को मिल रहा है। दोस्तों ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए पूर्वांचल के बाहुबली ब्राह्मण नेता एकजुट होकर मंच पर पहुंचे और योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। इस कार्यक्रम का नाम सनातन संवाद रखा गया दोस्तों, जिसका नेतृत्व जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर सरस्वती कर रहे थे। योगी सरकार पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए सनातनियों को एक होकर आने वाले चुनाव में इन लोगों के खिलाफ काम करने के लिए बोला गया। दोस्तों बस्ती के जीआईसी मैदान में एक बार फिर से इतिहास बना दोस्तों, और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। इतना ही नहीं, मंच से योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने खुलेआम मंच से आह्वान किया कि ब्राह्मण समाज अब एकजुट हो जाए और अहंकारी और अधर्मी सनातन विरोधी सरकार के खिलाफ फरसा उठाकर सत्ता से इनको उखाड़ कर फेंके। अलंकार अग्निहोत्री ने जनता को किया संबोधित। पीसीएस अधिकारी रहे अलंकार अग्निहोत्री ने भी जनता को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों से फरसा उठाकर बीजेपी सरकार को टाटा अलविदा बाय बाय बोलने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मण समुदाय नहीं परशुराम है। अलंकार हर घर फरसा घर घर फरसा का नारा देकर ब्राह्मणों में जोश भरते नजर आए। दोस्तों अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर काफी आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में बीजेपी सरकार गाय और सनातन की बातें तो करती है, लेकिन विपक्ष को मौका नहीं मिलता। वहीं पर गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब तक पार्टी स्तर गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की घोषणा नहीं कर देते तब वे उनके साथ भी नहीं है, यानी अखिलेश यादव को भी उन्होंने एक मौका दिया है कि वो इसकी घोषणा करे और उसके
इसके बाद शंकराचार्य और ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। अभी मुक्तेश्वर ने आगे कहा कि अगर आने वाले 2027 के चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की घोषणा नहीं करती तो वो खुद अपना कोई आदमी चुनावी मैदान में उतारेंगे और उसे वोट देने की अपील करेंगे। शंकराचार्य ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ पशुओं को मारकर खा लिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है। कहा कि पहले के मुख्यमंत्री अगर गाय के मांस की बिक्री पर रोक नहीं लगाए तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी उस पर कोई काम नहीं किया। इसका मतलब इनकी कोई इच्छा ही नहीं है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए जाए। योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा करते हुए अभी मुक्तेश्वर ने कहा कि एक व्यक्ति 2 पोस्ट पर कैसे रह सकता है। योगी आदित्यनाथ अपने आप को संत बताते हैं और वेतन लेकर कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी या तो मुख्यमंत्री रह सकता है कोई व्यक्ति या फिर संत रह सकता है। वो अपने गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और दूसरा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, यानी 2 पोस्ट पर है। ये कैसे संभव है? आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। सारे सवाल भाजपा समर्थकों के लिए हैं। साथ साथ भारतीय चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा करती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 83 ब्लॉक के विकास अधिकारी यानी बीडीओ और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला किया गया है। ये फैसला अगले महीने होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि एक तो नहीं बल्कि 83 अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है और बार बार पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारे बड़े फैसले हो रहे हैं, जिस फैसले को लेकर सवाल तो खड़े होंगे ही दोस्तों। साथ ही साथ अडानी को लेकर एक बड़ा दावा करते हैं भारत की एक बड़ी कंपनी वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल। दोस्तों जो वेदांता ग्रुप के मालिक है अनिल अग्रवाल, वो कहते हैं भगवत गीता का जिक्र करते हुए कि आज सुबह में भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ रहा था। एक विचार मेरे मन में बस गया, साहस करो, विनम्र रहो और बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाते रहो। जीवन ने इसकी परीक्षा ली। कुछ वर्ष पूर्व जेपी ग्रुप के संस्थापक जयप्रकाश गौर मुझसे लंदन के अंदर मिलने के लिए आए। उन्होंने अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत करते हुए अपने विजन से एक साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने कई बार मुझसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे लेटर भी लिखा। उनकी एकमात्र इच्छा थी जो उन्होंने मुझे बताई कि वो चाहते थे कि उनका जो ग्रुप है जेपी ग्रुप है वो कंपनी एक सुरक्षित हाथ में पहुंच जाए। इसके बाद अनिल अग्रवाल आगे कहते हैं कि उस समय हम आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि आईबीसी प्रक्रिया के तहत कंपनी ऑफ कोऑर्डिनेटर्स यानी सीओसी द्वारा संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की गई और कई मजबूत बोलीदाताओं ने भाग लिया। अचानक जयप्रकाश गौर जी की भावनाएं और इच्छाएं मुझे फिर से याद आ गई। एक एक करके सभी बोली से हट गए। अंत में हमें सार्वजनिक रूप से सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला घोषित किया गया। ये एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया थी। हमें लिखित में सूचित किया गया कि हम तो जीत गए हैं बोली, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं होता। कुछ दिन के बाद फैसला आता है। उन्होंने कहा कि मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट के अंदर में है, कोर्ट के अधीन है इसीलिए, लेकिन मैं अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूं कि हमें इस संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। अगर ये आती है तो ईश्वर की कृपा से आएगी और चली जाती है तो उनकी इच्छा से चली जाएगी। लेकिन एक बात पर हम दृढ़ विश्वास रखते हैं, धर्म में जब कोई वादा किया जाता है तो उसे वापस नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में भी ये बार बार लिखा हुआ है कि सत्य और प्रतिबद्धता और निष्पक्षता सर्वोपरि होता है। जो फिर क्या करना चाहिए? गीता में एक सरल सा उत्तर है कि साहस करो लेकिन क्रोध और आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाते चलो। हम तथ्यों से सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे, तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे, हम सही मार्ग पर चलेंगे। दरअसल दोस्तों अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है वेदांता ग्रुप, उसने जेपी कंपनी को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी दोस्तों। इसके बावजूद सबसे ज्यादा बोली लगाने के बावजूद अडानी को जेपी ग्रुप का कंट्रोल दे दिया गया, यानी अडानी को जेपी ग्रुप कंपनी बेच दिया गया। ऐसे में अनिल अग्रवाल इसी ओर इशारा करते बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक बड़ा अन्याय हुआ है दोस्तों। इस पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि ये बोली अदानी समूह को मिल गया क्योंकि इस दौड़ में केवल 2 ही पक्के बोली लगाने वाले लोग थे। एक तो वेदांता अनिल अग्रवाल की कंपनी और दूसरा गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप। हमेशा की तरह सरासर अन्याय हुआ है और इसे पढ़कर साफ पता चलता है कि कितना अनुचित हुआ है, गलत हुआ है। अनिल अग्रवाल और उनकी कंपनी वेदांता के साथ में भाजपा सारे बड़े प्रोजेक्ट अपने एकमात्र दोस्त अडानी को दे रही है दोस्तों। एक तरीके से अडानी से अब बड़े बड़े बिजनेसमैन भी परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अनिल अग्रवाल का ये पोस्ट उसी ओर इशारा करता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ अगले महीने अप्रैल के अंदर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में इनमें से 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर जीत के कथित फॉर्मूले यानी कैश ट्रांसफर का दाव चला गया है। चारों राज्यों में महिलाओं के खाते में 24,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं दोस्तों। ये चुनावी वादा यही है कि अगर आम जनता ने उनको दोबारा से वोट दिया तो वो अपनी योजना को लगातार चलाते रहेंगे, यानी महिलाओं के अकाउंट में पैसे देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो इससे पहले बिहार के अंदर हुआ था और कई और राज्य में, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश हो। भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्मूला पैसा देने का
फॉर्मूला लागू करती है दोस्तों। ऐसे ही तमिलनाडु की सरकार ने 2-2 हजार रुपए स्पेशल समर पैकेज के नाम पर महिलाओं के खाते में डाल दिए। असम की बीजेपी सरकार ने बिहू मनाने के लिए 4-4 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए। केरल के अंदर वामपंथी सरकार ने स्त्री सुखम नगद योजना के नाम पर 10 लाख महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए पहुंचा दिए। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार 500 रुपए लक्ष्मी भंडार स्कीम में बढ़ा रही है दोस्तों, और अब 1500 रुपए दाम कर दिए गए हैं। 1500 रुपए सबके अकाउंट में भेजा जा रहा है। साथ साथ दोस्तों खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बावजूद ममता बनर्जी की सरकार ने भी जो फैसला लिया है तो उसे पता चलता है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और ये केवल और केवल चुनाव के दरमियान जीत हासिल करने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। खास बात यह है कि बिहार के अंदर ये फॉर्मूला चल गया था, तो अब हर जगह इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में जिन राज्य सरकारों पर पहले से ही कर्जा है दोस्तों, उन राज्य सरकारों ने भी पैसे देने शुरू कर दिए हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें किस तरीके से अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी अजित पवार गुट को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और बीजेपी के लोगों का हाथ है दोस्तों। ये सारी बातें रोहित पवार कर रहे थे, यानी एनसीपी एसपी के नेता रोहित पवार एक इंटरव्यू में शोभित मिश्रा से बात करते हुए कहते हैं कि जय पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को रातों रात उड़ा दिया जाता है। यानी ऐसा लग रहा है कि अजित पवार के बेटे जय पवार को राजनीति में लॉन्च करने से रोका जा रहा है, जबकि रोहित पवार बताते हैं कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और बीजेपी के कुछ लोग सुनेत्रा पवार के एनसीपी एपी यानी अजित पवार ग्रुप में एनसीपी के अंदर भाव को खत्म करना चाहते हैं। सुनेत्रा पवार को साइडलाइन करते हुए पूरी तरीके से एनसीपी एपी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के अंदर जोरदार तरीके की एक बड़ी साजिश चल रही है एनसीपी एपी को यानी अजित पवार की पार्टी को कब्जा करने की, और इसीलिए जय पवार और पार्थ पवार को साइडलाइन किया जा रहा है और परिवार के लोगों से इतर पार्टी का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो भाजपा के काफी करीबी लोग हैं दोस्तों, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो या फिर सुनील तटकरे हो या फिर बीजेपी के कुछ नेता जो एनसीपी एपी में आकर बैठे हुए हैं। और रोहित पवार की ये बातें काफी गंभीर है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जरूर एक गंभीर साजिश चल रही है एनसीपी एपी को कब्जा करने की, वरना बातें ऐसे ही यूं ही बाहर नहीं आती है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की जमकर आलोचना करते हुए कुछ ऐसा लोगों ने बोला दोस्तों कि सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। दरअसल अपडेट यह है कि कॉमेडियन वरुण ग्रोवर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की जमकर आलोचना करते बताया जाता है कि किस तरीके का सेटअप लगाया जाता है देश को बताने के लिए कि लोग मन की बात अभी भी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम एआई से नरेंद्र मोदी के जितने भी मन की बात कार्यक्रम हुए हैं उन सबका ट्रांसक्रिप्ट पढ़वाए और उससे बोला जाए कि बताओ कि नरेंद्र मोदी इतने सारे मन की बात में क्या बोलना चाहते हैं, तो अंत में केवल 2 लाइन की बात सामने आएगी। पहला ये कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, दूसरा ये कि तुम भी बेस्ट हो सकते हो, शायद तुम भी हो सकते हो। यानी घूम फिर कर बात नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, मन की बात से कुछ निकलता नहीं है दोस्तों, केवल एक माहौल बनाया जाता है कि नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और आप लोग अगर मन की बात एक दिन भी सुनेंगे तो पूरी तरीके से सुन नहीं पाएंगे, इतना बोरिंग होता है दोस्तों। और मन की बात पर निशाना साधते हुए वरुण ग्रोवर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसे एक पीआर की तरह इस्तेमाल करते हैं। भाजपा वाले एक बड़ा सा कैमरा लगाते हैं, बड़ी सी टीवी लगाते हैं और मन की बात सुनते हुए फोटो डलवाते हैं कि वो मन की बात सुन रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी भी मन की बात सुनने का दावा सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके करते हैं दोस्तों, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि मन की बात कार्यक्रम केवल भाजपाई और कुछ अधिकारियों का इवेंट है दोस्तों। वो भी थोड़े देर बैठते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद किसी को पता थोड़ी चलेगा कि कोई मन की बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। और दोस्तों देश के अंदर 99 से भी ज्यादा % ऐसे लोग हैं जो मन की बात जैसे कोई कार्यक्रम नहीं सुनते। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को लगता था कि वो एक तरफा आएंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर अपने मन की बात बोलेंगे और आम जनता सुनेगी, जनता उस नेता को पसंद नहीं करती है कि वो नेता आकर खुद की मन की बात करे। जनता उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को पसंद करती है जो आम जनता की बात करे, क्योंकि मन की बात करना है अगर प्रधानमंत्री को तो उनके पास कई सारे मंत्री हैं और कई पूरा का पूरा एक तंत्र है दोस्तों, वहां जाकर मन की बात कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनकी बातें सुनने के लिए लोग बेकरार है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के मन की बात को कोई भाव नहीं देता दोस्तों, इसी पर निशाना साधा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि मन की बात एक मजाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें जब से नेपाल के अंदर नई सरकार बनी है दोस्तों, उसने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू जारी रखा हुआ है। ऐसे में नेपाल के बालेन शाह की सरकार बनते ही एक के बाद एक बड़े बड़े चेहरों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। 2 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को और गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी सरकार के टाइम के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का को भी अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। यानी जिस तरीके की तानाशाही दिखाई गई थी और जंजी आंदोलन के दौरान, नेपाल के आंदोलन के दौरान आम जनता को परेशान किया था दोस्तों, उसके बाद इन सारे नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आप लोग
लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें ये खबर सामने आती है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी। दोस्तों ऐसे में शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर में प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी की ओर से भी कई सारे लोग यहाँ पर बीजेपी के लोग प्रचार करने के लिए पहुंचे तो सामने से तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे। यानी एक तरफ से टीएमसी वाले, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी वालों के नारे के बीच में माहौल काफी गर्मा गया। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भवानीपुर के अंदर इस बार ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी का जो मुकाबला चल रहा है ये जबरदस्त तरीके का मुकाबला होगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर जो फेक न्यूज को एक्सपोज करते हैं दोस्तों, और जो भाजपा से जुड़े हुए खासकर राइट विंग वाले लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे फेक न्यूज को एक्सपोज करते हैं। मोहम्मद जुबैर ने एक और बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उनके एक पोस्ट को डिलीट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बोला गया, जिसने पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया। यानी सोशल मीडिया से उन लोगों के पोस्ट हटाए जा रहे हैं दोस्तों जिसे बीजेपी की सरकार देश और समाज के खिलाफ मानती है। यानी भाजपा सरकार अपने हिसाब से दिमाग लगाती है, उसके बाद एक्स जैसे सोशल मीडिया हैंडल से बोला जाता है कि हटा दो कंटेंट और हटा दिया जाता है। दोस्तों जवाब भी नहीं दिया जाता कि किस कारण से हटाया जा रहा है, यानी एक तरफा फैसला लिया जा रहा है। इस पर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मुझे ईमेल मिला है और आईटी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए मेरे से ये वीडियो हटाने के लिए बोला गया, बल्कि हटा भी दिया गया। अब आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मेरठ में प्रतिमा से जाट शब्द हटाने को लेकर हंगामा हुआ। अपडेट यह है दोस्तों की मेरठ के अंदर महाराज सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान हंगामा हो गया। दोस्तों महाराज सूरजमल की प्रतिमा के फाउंडेशन वॉल पर जाट शब्द के इस्तेमाल को लेकर लोग भड़क गए। बिरादरी के लोग धरने पर बैठ गए और लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन जानबूझकर हमारे समाज को नकार रही है, हमारे महाराज श्री का अपमान कर रही है, इसलिए इरादतन प्रतिमा के नीचे जो जाट शब्द का इस्तेमाल किया गया था पुलिस ने उसको रातों रात हटवा दिया। हम इस तरीके का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। करीब 45 मिनट तक प्रदर्शन चलता रहा। इसके बाद एसडीएम सरधना उदित नारायण वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को समझाया और इसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। इस बीच दोस्तों पता चलता है कि जाट शब्द वाली प्लेट कहीं खो गई है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजस्थान के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल सकौती में हितकारी इंटर कॉलेज पहुंचने वाले थे महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए दोस्तों, लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ गया और भीड़ बढ़ गई तो उसके बाद जैसे तैसे मामले को संभाला गया दोस्तों, और भगवंत मान भी नहीं आए, बिना अनावरण के ही वापस लौट गए। भगवंत मान के वापस जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने महाराज सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों संसद में यूपी समेत 5 राज्यों से 5000 लोग पहुंचे थे और NH 58 पर ट्रैक्टर पर लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे थे। पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। 2000 से अधिक ट्रैक्टर भी पहुंचे थे। ऐसे में दोस्तों पंडाल में लगाई गई 10,000 कुर्सियां फुल हो गई। काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जाट समाज के लोगों का यह अपमान ही माना जाएगा कि जाट शब्द हटाया गया, पहले प्रशासन को आम जनता से बातचीत करनी चाहिए थी, समाज के लोगों से बातचीत करके हटाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे में हटा देना कहीं ना कहीं समाज के लोगों का अपमान ही है। दोस्तों इस मामले पर अब चर्चाएं लगातार चल रही है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि पिछली बार राजपूत समाज के लोग और गुर्जर समाज के लोग एक दूसरे के आमने सामने गए थे जब मिहिर भोज जी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान राजपूत शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया था। इसके बाद गुर्जर समाज के लोग इस पर भड़क गए थे दोस्तों, इसी तरीके से एक माहौल देखने को मिला, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बॉयकॉट करने का ऐलान किया गया दोस्तों, और बीजेपी को 2024 में बॉयकॉट के कारण भारी नुकसान हुआ। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें सोनम वांगचुक एक बड़ी बात कहते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि शुभकामना देते हुए कि आप सभी के मेरे प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मेरे पास धन्यवाद देने का कोई शब्द नहीं है। उन्होंने लद्दाख की जनता का समर्थन किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे जेल से रिहा कर दिया गया है, मेरा फोन और बाकी चीजें अभी भी हिरासत में रखी हुई है, कृपया मेरा साथ दे क्योंकि मैं धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट रहा हूँ। पिछले 6 महीने बेहद अन्यायपूर्ण रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्रोध और करवाहट के उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, खासकर तब जब सरकार अपने रिहाई आदेश में रचनात्मक सार्थक संवाद के लिए अपनी विश्वास बनाने की बात कर रही है। इसलिए इसे गलती की स्वीकृति और उन्हें सुधारने के इरादे से देखना चाहिए। सकारात्मक रहना ही बेहतर होगा। यानी समाज के लोगों ने कहा कि हम सरकार से मिलकर बात करेंगे। 6ठी अनुसूची को लेकर जो सरकार कह रही है कि वो पॉजिटिव बातचीत करेंगे, सरकार के साथ एक बार फिर से बातचीत के लिए कहीं ना कहीं रास्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार खासकर 6 शेड्यूल के मामले को लेकर लद्दाख के लोगों से बातचीत करेगी, या फिर केवल सोनम वांगचुक को जेल से छोड़कर कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के माध्यम से लद्दाख में लोगों से बातचीत करने के दावे चल रहे हैं? आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
एलपीजी संकट के बीच में केरोसिन के तेल को बेचे जाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों केरोसिन तेल अब पेट्रोल पंप पर बेचे जाएंगे। ईंधन के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने केरोसिन के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार ने नियमों में ढील देते हुए 60 दिन के लिए पेट्रोल पंप के जरिए केरोसिन बिक्री की अनुमति दी है। दोस्तों ऐसे में अगर किसी के पास केरोसिन से जलने वाला स्टोव है तो वो काफी काम आने वाला है। ऐसे में भाजपा सरकार स्टोव पर खाना बनाने को ही प्रमोट करेगी दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जो एक सरकार को लेना चाहिए था। समय से पहले ही एलपीजी का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन अब एलपीजी को लेकर तमाम कई चीजों को लेकर दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि युद्ध अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा बल्कि और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। दोस्तों ऐसे में एलपीजी संकट के बीच में जो केरोसिन तेल बेचने का फैसला लिया गया है, ये फैसला सराहने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केरोसिन तेल पहले क्यों बंद किया गया था? इसको तो लगातार जारी रहने देना चाहिए था। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लेकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल के अंदर 142 अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो फैसला लिया है, उस पर अब ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले अब दिखावट भी नहीं करते कि वो तानाशाह हैं, खुलकर तानाशाही कर रहे हैं। पहले एसआईआर के मामले पर, उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के मामले को लेकर इससे पता चलता है कि सबके सब मिलकर खासकर बीजेपी और उसके बड़े अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का।